नमस्कार। आज की चर्चा में प्रतियोगी परीक्षाओं में दीवानी प्रक्रिया संहिता से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उनके संबंध में चर्चा कर रहे हैं। भारत में दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 1 जनवरी 1909 को लागू की गई थी। सिविल प्रक्रिया संहिता में जो संशोधन किए गए थे वो 1999 एवं 2002 में किए गए थे। सिविल प्रक्रिया संहिता में जो 2002 का संशोधन था वह 1 जुलाई 2002 से लागू किया गया है। यह संशोधन मलीमत कमेटी के सुझावों के आधार पर किए गए थे जो सिविल कार्रवाइयों में वादों के शीघ्र निराकरण के लिए सुझाए गए थे। इन संशोधनों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सेलम एडवोकेट बार एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ के मामले में वैध ठहराया गया है। अब डिक्री के संबंध में समझते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 उपधारा 2 में डिक्री को परिभाषित किया गया है। डिक्री प्रारंभिक या अंतिम कोई भी हो सकती है। एक शब्द है डीम्ड डिक्री, जिससे अभिप्राय न्यायालय के अंतिम आदेश से है, जो आदेश 21 नियम 58 के उपनियम 4 में व्यक्त है। डिक्री को सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 उपधारा 2 में परिभाषित किया गया है। इससे अभिप्राय है कि न्यायालय द्वारा एक न्याय निर्णय जो वादग्रस्त विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का जो भी स्थिति है उसके बारे में निर्णय की घोषणा करता है। स्पष्ट है कि डिक्री के संबंध में जो अभिप्राय है, जो प्रश्न आता है वो इसी तरीके से होता है। एक प्रश्न सामान्यतः कई बार परीक्षा में आता है जो इस प्रकार होता है कि वाद प्रति का नामंजूर किया जाना और धारा 144 के अंतर्गत किसी प्रश्न का निराकरण या अवधारण करना आता है। यह सही है, ये डिक्री से व्यक्त है। अब धारा 2 उपधारा 2 बी के अनुसार यदि किसी पक्षकार की अनुपस्थिति में बात को खारिज करने का आदेश किया जाता है तो वह डिक्री की परिभाषा में नहीं आता है। अब विदेशी न्यायालय के संबंध में समझते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2(5) में विदेशी न्यायालय की व्याख्या की गई है, जिसके अनुसार जो न्यायालय भारत के बाहर स्थित है और केंद्रीय सरकार के प्राधिकार से ना तो स्थापित है और ना ही उसे चालू रखा गया है, वह विदेशी न्यायालय कहलाता है। अब डिक्री धारक के संबंध में समझते हैं। डिक्री धारक का अभिप्राय सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 उपधारा 3 में बताया गया है, जिसके अनुसार जिस व्यक्ति के पक्ष में कोई डिक्री पारित की गई है या कोई निष्पादन योग्य आदेश किया गया है वह डिक्री धारक कहलाता है। अब स्पष्ट है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के धारा 2 उपधारा 2 में डिक्री को परिभाषित किया गया है। धारा 2 की उपधारा 3 में डिक्री धारक की परिभाषा दी गई है। सिविल न्यायालय की धारा 2 की उपधारा 4 में सिविल न्यायालय की अधिकारिता के संबंध में जिले को परिभाषित किया गया है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 की उपधारा 9 में निर्णय की परिभाषा की गई है, जिसके अनुसार न्यायाधीश द्वारा डिक्री या आदेश के आधारों का जो कथन होता है उसे निर्णय कहते हैं। इसे विधिक शब्दों में इस तरीके से भी कहते हैं कि जिसे डिक्री एवं आदेश के आधारों पर न्यायालय द्वारा संकथन किया जाता है वह निर्णय कहलाता है।
विधिक प्रतिनिधि की बात आती है कई बार। धारा 211 में विधिक प्रतिनिधि की व्याख्या की गई है। विधिक प्रतिनिधि वह व्यक्ति होता है जो मृत व्यक्ति की संपदा में दखलंदाजी करता है और उसके प्रतिनिधि की हैसियत से वाद ला सकता है या उसके विरुद्ध वाद लाया जा सकता है। वह व्यक्ति जिसे मृत की संपदा न्यायगत होती है, वह व्यक्ति भी मृत व्यक्ति की संपदा का विधिक प्रतिनिधि कहलाता है। स्पष्ट है कि मृत व्यक्ति की संपदा के संबंध में दखलंदाजी या मृत व्यक्ति की संपदा जो प्राप्त करता है और किन्हीं मामलों के संबंध में वह उत्तरदायी होता है, उसके खिलाफ वाद लाया जा सकता है या वह वाद ला सकता है, वह विधिक प्रतिनिधि कहलाता है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि उसके निकट रिश्तेदार या कुटुंब संबंधी विधिक प्रतिनिधि हों। अब अंतःकालीन लाभ के बारे में समझते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 के खंड 12 में अंतःकालीन लाभ को परिभाषित किया गया है। संपत्ति के अंतःकालीन लाभ से ऐसे लाभों पर ब्याज सहित वे लाभ से अभिप्राय है जो संपत्ति पर सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति को उससे वस्तुतः प्राप्त हुए हों या जिन्हें वह मामूली तत्परता से उससे प्राप्त कर सकता है। अब इसके बाद न्यायालय की अधिकारिता के संबंध में जो प्रावधान हैं वह सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 6 में व्यक्त है। न्यायालय का क्षेत्राधिकार धन संबंधी और धन संबंधी क्षेत्राधिकार और क्षेत्राधिकार संबंधी क्षेत्राधिकार का प्रश्न रहता है, जिसका वर्णन धारा 6 में किया गया है। धन संबंधी बात के मामले में मूल्यांकन की बात आती है कि कितने मूल्य का दावा है वह किस न्यायालय में चलेगा। जैसे 2 लाख रुपए के मूल्य का बाद जिला न्यायालय में चलने का प्रावधान है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के संबंध में, आर्थिक क्षेत्राधिकार के संबंध में वर्णन होता है, जो समय समय पर चेंज होता रहता है। स्पष्ट है कि धारा 6 में न्यायालय के धन संबंधी अधिकारिता और क्षेत्राधिकारी संबंधी अधिकारिता का प्रावधान है। अब धारा 3 पढ़ते हैं, जिसमें बताया गया है कि जिला न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीनस्थ होता है और जिला न्यायालय के अधीनस्थ लघु वाद न्यायालय एवं प्रत्येक अवर न्यायालय जो सिविल न्यायालय या लघु वाद न्यायालय होते हैं वे जिला न्यायालय के और उच्च न्यायालय के अधीनस्थ होते हैं। आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही। अगली चर्चा में आगे अपन तैयारी करेंगे। आज की चर्चा के संबंध में अगर कोई प्रश्न हो या कोई विषय हो जिन पर आप चर्चा करने चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी बात रखें, उसका निराकरण अपन अगली चर्चा में करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।